नमस्कार। सुनिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद जो है, बताइए। हाँ, गुड बात, बहुत बढ़िया। कि अगर देश के प्रति आपके मन में जो देश प्रेम की भावना है, देश को आगे बढ़ाने की भावना है, देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है, वही भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। और अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे, खास करके भारत में, हाँ, देशभक्ति जिसे हम लोग कहते हैं थे, उसके प्रति लोगों में एक अलग तरह का जोश और जुनून, ठीक है। तो कभी यह लगता है कि भारत को जब हम देखते हैं, आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा, पढ़े होंगे प्राचीन भारत के इतिहास में, ये तो आधुनिक इतिहास है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप यह देखे होंगे कि भारत जो है कई सारे ढेर सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजतंत्र था भारत में, अंग्रेज आए थे। तो आखिर यह राष्ट्रवाद की भावना भारत तक कैसे आई, भारत में कैसे आई? तो राष्ट्रवाद को जब आप थोड़ा सा और बड़े होंगे और बड़े स्तर पर पढ़ेंगे, तो तब आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद का जो उदय होता है वह यूरोप से शुरू होता है, ठीक है। यूरोप में आप लोग पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति। कब होती है फ्रांस की क्रांति? 1789। क्या होता है उस दिन? फ्रांसीसी क्रांति में वहां के लोग क्या करते हैं, राजतंत्र को समाप्त कर देते हैं, हटा देते हैं, और पहली बार लोगों के द्वारा वहां सत्ता स्थापित होती है। और उसी क्रांति में पहली बार एक नारा दिया गया था 3 चीज का: स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक, यह 3 चीजें किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी अंग माने जाते हैं। जैसे स्वतंत्रता, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, देश में रह रहे हैं, अगर हम इस देश के नागरिक हैं, अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं तो क्या हम इस देश के नागरिक हैं? कुछ लोगों को स्वतंत्रता मिल गई, कुछ लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली है। जिन्हें नहीं मिली, क्या वो इस देश के नागरिक हैं? नहीं है। तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और बंधुता होनी चाहिए। तो यह 3 नारे, जो कि स्लोगन है, इसे विचार भी कह सकते हैं, यह 3 विचार फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुआ। और धीरे धीरे फ्रांस में एक आदमी का उदय होता है, राइजिंग होता है, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नाम सुने हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, वह पूरे यूरोप में क्या करता है कि यूरोप के विभिन्न छोटे छोटे देशों को मिलाकर, टुकड़ों को जीतकर, हाँ, अलग अलग देश का निर्माण करना शुरू करता है। जैसे जर्मनी जो था, जर्मनी कई सारे छोटे छोटे गणराज्यों में बटे हुए थे, और जर्मनी को यूरोप के राजवंशों ने आपस में बांट लिया था। जब नेपोलियन का उदय होता है, तब क्या होता है कि नेपोलियन क्या करता है कि यूरोप के उन सारे राज्यों को जीतकर आपस में मिलाकर उसे एक राज्य का, एक देश का दर्जा देता है। ठीक, तो जो लोग एक ही समुदाय के थे, एक ही भाषा के थे, एक ही संस्कृति के थे, वो सभी कभी अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद हुआ क्या कि नेपोलियन ने उन सभी एक भाषा वाले लोगों को, एक संस्कृति वाले लोगों को, एक विचार वाले लोगों को मिलाकर एक राज्य या एक देश का नाम दे दिया गया। ठीक है। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद होता क्या है कि नेपोलियन का पतन हो जाता है वाटरलू के युद्ध में। हाँ, कब होता है? 1814 में। याद है ये सब चीजें?
तो 1814 यही है यूरोप का वह नक्शा, दिख रहा है। इसमें जब हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रांस कहाँ है, यहाँ है, हाँ, जर्मनी कहाँ है, यहाँ है, और इटली कहाँ है, यहाँ। इसी 3 देशों में फ्रांस, नेपोलियन कहाँ आया था, फ्रांस में। और नेपोलियन ने क्या किया, जो भी अभी वर्तमान में यूरोप का नक्शा दिख रहा है, जैसे दिख रहा है पोलैंड है, जर्मनी है, इटली है, ये सब है, ये सब शुरुआती दौर में नेपोलियन ने ही इन सब देशों को एक शेप दिया, आकार दिया। ये जो अभी जर्मनी दिख रहा है, ये कई सारे छोटे छोटे गणराज्यों में बटे हुए, सभी लोग जर्मन ही बोल रहे थे, लेकिन सभी लोगों पर शासन करने वाले लोग अलग अलग थे। तो नेपोलियन ने क्या किया, इन सभी लोगों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया, राज्य बनाया, देश बनाया, जिसका नाम रखा जर्मनी। ठीक इसी तरह से यूरोप में उन सब राष्ट्रों को, उन सब देशों को नेपोलियन ने अस्तित्व में लाया, जो देश हाँ यूरोप के राजतंत्रों के द्वारा बांटे चले गए। ठीक, नेपोलियन के पतन के बाद किसका उदय होता है, बताइए। नेपोलियन के पतन के बाद एक आदमी का नाम याद रखना होगा, मेटरनिक। याद आया, हाँ, मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया से था रिलेटेड। ठीक है, तो और ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक था वो नेपोलियन से बहुत ज्यादा जलता था, और मेटरनिक के ही नीतियों के कारण नेपोलियन का पतन हुआ, नेपोलियन युद्ध हार गए। ठीक, अब नेपोलियन ने जो व्यवस्था बनाई हुई थी, सभी देशों को मिलाकर जो एक देश बनाया गया था, मेटरनिक ने क्या किया, अब उन सभी राज्यों को फिर से अलग अलग लोगों में, अलग अलग राजवंशों में बांट दिया। ठीक, अब क्या होता है, लोगों को तो आदत लग गई थी एक साथ रहने की, हाँ, एक विचार को फॉलो करने की, स्वतंत्रता का स्वाद लग गया था, समानता का स्वाद लग गया था, बंधुता का स्वाद लग गया था। लेकिन नेपोलियन के बाद जो मेटरनिक आया, उन लोगों से वो सारी सुविधाएं फिर से वापस ले ली गई, छीन ली गई, जो सुविधाएं नेपोलियन ने लिया था। क्लियर। अब क्या हुआ कि लोगों के पास जो सुविधाएं प्राप्त थी, वो सुविधाएं जब छीनी गई तो लोगों में असंतोष बढ़ेगा, लोग विरोध करेंगे, क्योंकि नेपोलियन के द्वारा दी गई सुविधाओं से अच्छी लग रही थी। और नेपोलियन के पतन के बाद जब मेटरनिक ने वो सारी सुविधाएं उनसे वापस ले ली, तो उन लोगों को लगा कि नहीं, नेपोलियन का शासन ज्यादा बढ़िया था। तो वो लोग फिर से नेपोलियन जैसे स्थिति को प्राप्त करने के लिए यूरोप के विभिन्न देश अपनी भाषा, संस्कृति और अपने जमीन के लिए जो एकजुट होना शुरू हुआ, उसे क्या कहा गया, राष्ट्रवाद। क्या कहा गया, और इसका उदय कहां से शुरू होता है, यूरोप में। यूरोप में कहां से, फ्रांस से। यूरोप में कहां से, फ्रांस से। तो अगर कोई पूछेगा कि कैसे हाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे राष्ट्रवाद के विचारों का जन्म हुआ, और वह कैसे यूरोप से चलकर भारत तक पहुंचा। ठीक है, यूरोप में ही एक देश है, यहां पर इसका नाम क्या दिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है। यही देश को हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, अंग्रेज यही है। ठीक है, और इन्हीं लोगों ने भारत देशों पर अपना शासन किया था, जिससे हमें आजादी मिली थी। याद आया, कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। कोई दिक्कत, तो इंग्लैंड भी कहां का देश है, यूरोप का। ठीक, और इंग्लैंड का शासन हमारे यहाँ था। और आप लोग देखे होंगे, गांधी जी भी वकालत करने के लिए कहां गए थे, लंदन। भारत के बहुत सारे लोग कहां जाके पढ़ रहे थे उस समय में, लंदन में। और लंदन भी कहां है, यूरोप में। आज यूरोप में फ्रांस भी है, फ्रांस में और जर्मनी है, इटली है, सब में राष्ट्रवाद की लहर चल चुकी है। ठीक, सभी देश अपने आप को हाँ एक साथ मिला के एक नया अस्तित्व वाला देश, एक नया स्वतंत्र देश बना लिया। और वहीं पर इंग्लैंड है, उसकी यहाँ के राष्ट्रवाद की हवा कहां जाएगी,
इंग्लैंड में जाएगी। इंग्लैंड में कौन लोग पढ़ रहे हैं? भारत के लोग जो पढ़ रहे हैं वो युवा होंगे उस समय में, जैसे अभी आप लोग हैं। ठीक, तो जो लोग जब इंग्लैंड में पढ़ रहे होंगे तो राष्ट्रवाद की बात तो इंग्लैंड में भी होगी। ये लोग पढ़ने के बाद जब वापस भारत आते होंगे तो फिर भारत में किसकी बात करेंगे? फ्रांस की क्रांति की करेंगे बात, जर्मनी की क्रांति की, इटली के एकीकरण की बात करेंगे। भारत के लोगों को बताया जाएगा कि कैसे वो लोग आपस में मिलकर अपने देशों को आजाद कराया, अपने देशों को विकसित किया। तो भारत के लोगों के मन में भी यह भावना आएगी कि हम भी एक हो जाएं, हम भी विदेशी शासन से मुक्त हो जाएं। तो धीरे धीरे यूरोप से राष्ट्रवाद की भावना कहां आ गई? भारत। और भारत आने के बाद अब आप देखेंगे कि यूरोप के राष्ट्रवाद में और भारत के राष्ट्रवाद में बहुत ज्यादा अंतर है। अभी आप लोग 10वीं क्लास में हैं तो उतने ज्यादा अंतर को अभी नहीं देखना है। अभी देखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह से जन्म लिया, कैसे कैसे आगे बढ़ा। और उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका, इसी में आ जाएगा भारत में भी राष्ट्रवाद, चौथा चैप्टर है। तो पहले राष्ट्रवाद को समझ लीजिए क्योंकि दोनों चैप्टर कॉमन हो जाता है। दोनों जगह पढ़ना है, क्या पढ़ना है? राष्ट्रवाद एक यूरोप में पढ़ना है और एक भारत में पढ़ना है। तो पहले क्या करना है? राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। उसके बाद देखना है कि भारत में वह विचारवाद क्या होता है। कोई जैसे राष्ट्रवाद है, गांधीवाद है, पूंजीवाद है, साम्यवाद है, ये सब चीजों को तो आप लोग सुन रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, ये वाद क्या होता है? जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद, इसमें राष्ट्र भी है और वाद भी है। इस वाद का मतलब क्या होता है? वाद का मतलब होता है विचार। वाद का मतलब क्या हो जाता है? विचार। जैसे गांधीवाद, गांधीवाद मतलब गांधी का विचार। पूंजीवाद मतलब पूंजियों का विचार। कोई दिक्कत? आतंकवाद सुने हैं नाम, मतलब आतंक वाले विचार को क्या कहा जाएगा? आतंकवाद कहा जाएगा। उसी तरह से राष्ट्रवाद है, यानी राष्ट्र के प्रति आपके मन में जो सकारात्मक विचार है, राष्ट्र के प्रति जो आपके मन में विकास की ओर अग्रसर होने वाले विचार हैं, वो विचार क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। कोई दिक्कत? और राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहां से हुई? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। फ्रांस किस महादेश में है? यूरोप में। किस महादेश में है? यूरोप में। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? फ्रांस की क्रांति, ठीक, जर्मनी का एकीकरण और उसके बाद इटली का एकीकरण, 3 चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले फ्रांस में हम लोग जब जाते हैं तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जैसे भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो फ्रांस में भी तो स्वतंत्रता दिवस होगा। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर। 14 जुलाई। कब होता है? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई को क्या हुआ था? कोई बताएंगे 14 जुलाई को क्या हुआ था? फ्रांस में एक जेल था, उस जेल का नाम था बास्टील जेल। याद आया? फ्रांस में जेल का नाम क्या था? बास्टील जेल। और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के लोगों ने बास्टील पर अटैक करके वहां के सारे कैदियों को आजाद कर दिया और वहां के सारे हथियारों को लूटकर राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिए। वही दिन, वही घटना फ्रांस की आजादी की घटना है और उसी दिन फ्रांस अपने आप को राजतंत्र से मुक्त करता है। कोई दिक्कत? और उसी क्रांति में 3 नारे दिए गए, स्लोगन दिए गए थे। अभी अभी बताया मैं। कौन सा नारा दिया गया था? पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता,
और तीसरा बंधुता। पूछ देगा कि फ्रांस की क्रांति में कौन से नारे लोकप्रिय हुए, या ऑब्जेक्टिव दे देगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता थे, ये किस क्रांति के मुख्य विचार थे? किस क्रांति के मुख्य विचार थे? फ्रांस की क्रांति। कब हुई? डेट क्लियर? अब फ्रांस की क्रांति में हम लोग देखते हैं क्या कि फ्रांस की क्रांति 1789 के बाद फ्रांस में क्रांतियों का एक दौर चला। ठीक, कई सारे 1815, 1823, 1845 क्रांतियों का दौर लगातार चला, क्योंकि बहुत दिनों से फ्रांस में जो राजतंत्र स्थापित था, उस राजतांत्रिक व्यवस्था में जो खामियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए लोगों ने लगातार वहां पर आंदोलन किए और एक मजबूत लोकतंत्र का वहां स्थापना किया। कहां पर? फ्रांस में। ठीक, अच्छा, फ्रांस की क्रांति जब हम बात करते हैं, वहां पर एक टर्म आता है। टर्म ये आता है क्या? वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस नाम समझ रहे हैं, सुने हैं ना? ठीक, इसी में एक देखिए कंट्री है, हाँ कहीं पर होगा ऑस्ट्रिया। यहां है ऑस्ट्रिया, दिख रहा है? कहां गया ऑस्ट्रिया? भाग गया? हाँ देखो, ऑस्ट्रिया आ गया। ऑस्ट्रिया का राजधानी कहां है? वियना आ गया। यही ऑस्ट्रिया का चांसलर था कौन? मेटरनिख। ठीक है, और आपको अभी अभी मैंने बताया है कि 1814 में एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? 1814 में वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू के युद्ध में किसकी पराजय हो गई? नेपोलियन। किसकी पराजय हो गई? नेपोलियन की। जीता कौन? मेटरनिख। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे दक्षिण में है, लास्ट में वर्ल्ड मैप में, वो नीचे है न्यूजीलैंड के बगल में। और ये क्या है? ऑस्ट्रिया। एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा क्या है? ऑस्ट्रिया। इसी ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वियना। और इसी वियना में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें कि यूरोप के सारे राजा शामिल हुए, और उन्होंने यह तय किया कि नेपोलियन जो पूरा यूरोप को जीत के अपने मिला लिया था, उस यूरोप को फिर कई टुकड़ों में बांटकर राजवंशों में बांट लिया गया। किसमें फैसला लिया गया? किस कॉन्फ्रेंस में? वियना कॉन्फ्रेंस में। किस कॉन्फ्रेंस में? वियना कॉन्फ्रेंस में। वियना किसका कैपिटल? ऑस्ट्रिया का कैपिटल। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन? मेटरनिख। मेटरनिख के बारे में क्या कहा जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि घोर प्रतिक्रियावादी कौन था? मिला है ये टर्म, हाँ, कि घोर प्रतिक्रियावादी। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब कि एक्शन का क्विक रिएक्शन करना। अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है, अगर वहां मेटरनिख है, तो वो आपको पकड़ के 10-20 फाइट खींच देगा। इसे क्या कहा जाएगा? घोर प्रतिक्रियावादी। तो नेपोलियन ने जो नए चीजों को स्थापित किया था, पुराने राजतंत्र को समाप्त करके एक नई व्यवस्था कायम की थी। कौन? नेपोलियन। कहां पर? यूरोप में। कहां पर? सुनो बच्चा, कहां पर व्यवस्था स्थापित की? यूरोप में। किसने व्यवस्था स्थापित की? नेपोलियन ने। नेपोलियन द्वारा स्थापित व्यवस्था को नेपोलियन कोड कहा गया। क्या कहा गया? यानी अब पूरा यूरोप में जहां तक नेपोलियन ने जीत रखा है, उस पर जो शासन होगा वो किसके नियम के अकॉर्डिंग चलेगा? नेपोलियन कोड। और वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1814।
वाटरलू का युद्ध 1814, उसमें किसकी हार हो गई? नेपोलियन की। जीतेगा कौन? मेटरनिख। मेटरनिख कहाँ का है? ऑस्ट्रिया का चांसलर, और ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना। अब युद्ध जीतने के बाद सम्मेलन कराएगा। कहाँ कराएगा सम्मेलन? वियना में। कब कराएगा सम्मेलन? 1815 में। इतिहास में याद रखना, वियना कांग्रेस 1815, ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को, विश्व इतिहास को क्या करता है? बदल के रख देता है। आज का एक होमवर्क आप लोग अपने में कॉपी में लिखिए, कल चेक कराना है। चेक ये लिखना है, राष्ट्रवाद क्या है? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद क्या है, और इसे कम से कम 100 शब्दों में लिख के लाना है। राष्ट्रवाद क्या है? और आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इस बार थोड़ा सा बढ़िया से संभल के पढ़िए, और देखिए बढ़िया से नंबर भी आएगा, मार्क्स भी आएगा, और कोशिश कीजिए कि बिहार टॉपर बने। ओके, धन्यवाद। क्वेश्चन बन गया। तो आज पहला क्लास था मेरा।